क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, समीकरण युग्म को हल कीजिए। इक्वेशन है 2 कोष्ठक में ax माइनस बी वाई प्लस दूसरे कोष्ठक में a प्लस 4b, फिर यहाँ 2bx प्लस ए वाई, यहाँ b माइनस 4a इक्वल 0। कैसे सॉल्व करना है इसके लिए देखो, ये जैसे हम लोग इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड, और उसके बाद पहले इस दो का अंदर गुणा करके देखते हैं कि कैसा होगा ये। तो हम लोग समीकरण एक से पहले समीकरण एक को सॉल्व करते हैं। लिखेंगे समीकरण एक से दो का अंदर गुणा करेंगे तो होगा ये 2ax माइनस 2by प्लस a प्लस 4b इक्वल 0। इसको फर्स्ट कह देते हैं, मतलब वो यहाँ से यहाँ इसको पहुँचाते हैं। यहाँ भी 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा ये 2bx प्लस 2ay प्लस b माइनस 4a इक्वल 0। आपके पास 3 तरीका, विलोपन, वज्रगुणन, प्रतिस्थापन, जो अच्छा लगे वैसा करो। तो हम यहाँ पे इसको विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए आप चाहे x को हटा दो चाहे y को। x को हटाने के लिए यहाँ पर a है, यहाँ पे b, तो b का इसमें गुणा कर देंगे और a का नीचे गुणा कर देंगे तो x गायब हो जाएगा। इसमें a का करेंगे, इसमें b, तो y गायब हो जाएगा। तो चलो x का विलोपन करते हैं। लिखेंगे समीकरण एक में b से तथा समीकरण 2 में a से गुणा करने पर। तो जब ऊपर वाले में आप गुणा करो b से तो हो जाएगा ये 2abx, ये हो जाएगा 2b² y प्लस हो जाएगा ab प्लस 4b² इक्वल 0। मान लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर 3। और इसमें जब करेंगे तो हो जाएगा ये 2abx प्लस 2a² y प्लस ab और माइनस में हो जाएगा यहाँ पे 4a² इक्वल 0। इक्वेशन नंबर 4। यहाँ पे आप देखिए x का गुणांक और इसमें x का गुणांक सेम सेम है, चिन्ह एक भी जैसा है। तो इसको हम लोग घटाएंगे, लिखेंगे यहाँ पर घटाने पर। घटाएंगे तो ये पार्ट साफ हो जाएगा, चिन्ह बदल देते हैं पहले, माइनस माइनस, ये हिस्सा कट जाएगा। तो यहाँ बचेगा माइनस 2a² y माइनस 2b² y, ए बी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा प्लस 4b² प्लस 4a² इक्वल 0। 2 से सब में भाग कर देंगे, माइनस 2 से भाग करते हैं सब में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे a² y b² y माइनस हो जाएगा यहाँ पे 2b² माइनस 2a² इक्वल 0। और आगे सॉल्व करेंगे इसको। तो दोनों में से y² कॉमन लेंगे जब, तो कोष्ठक में बचेगा a² प्लस b², और इन दोनों में से -2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा a² प्लस b² इक्वल 0। दोनों में से a² प्लस b² कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा y - 2 इक्वल 0। तो यहाँ से y - 2 इक्वल 0 हो जाएगा और y इक्वल, मतलब y की वैल्यू आ गई 2। किसी भी इक्वेशन में रख देंगे तो x का मान आ जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पहले में रखते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 में y बराबर 2 रखने पर। तो जब आप रखोगे यहाँ पे y बराबर 2 तो हो जाएगा ये 2ax माइनस, यहाँ y की जगह पर 2 रखेंगे तो 2 का 2 में गुणा करके 4 हो जाएगा, 4b प्लस a
प्लस 4b इक्वल 0। तो यहाँ 4b कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे 2ax प्लस a बराबर 0। a से a कट जाएगा तो हो जाएगा 2x प्लस 1 बराबर 0। 1 उस साइड जाएगा तो हो जाएगा 2x इक्वल -1। तो x इक्वल हो जाएगा -1/2। ये हो गया x का मान, हो गया y का मान। उत्तर सही है कि नहीं आप किसी में रख के चेक कर लो। जैसे सपोज करो, चलो सेकंड में रख के ट्राई मारते हैं आंसर सही है या गलत। तो यहाँ पे देखिए है यहाँ पे 2b, x की जगह पे -1/2, फिर है यहाँ पे 2a और y की वैल्यू है 2, फिर उसके बाद है प्लस b माइनस 4a इक्वल 0 है। यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, हो जाएगा -b, यहाँ 2 दूनी 4, 4a प्लस b माइनस 4a बराबर 0। तो आप देखोगे कि 4a से 4a कट जाएगा, b से b कट जाएगा, मतलब लेफ्ट इक्वल राइट है। इसका मतलब ये आंसर हमारा करेक्ट है और आप इसको उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट, निम्नलिखित श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 513 है। श्रेणी है 54, 51, 48। तो इसका लगाएंगे हम लोग सॉल्यूशन। यहाँ पे 5वें का खास सेकंड वाला पार्ट, ये एक समांतर श्रेणी है जिसका प्रथम पद दिया हुआ है 54 और समांतर यहाँ पे सार्वंतर दिया हुआ है 51 में से 54 घटाएंगे ऋण 3 आएगा, या 48 में से 51। तो इसको हम लोग कहते हैं कॉमन डिफरेंस d -3। और उसके बाद यहाँ पे पदों का योग दिया है, n पदों का योग, मतलब n हमको निकालना है। n 513 फार्मूला लगा दो, n इक्वल n/2 a प्लस n -1 इनेबल की 2a। तो यहाँ पे n का तो पता नहीं है, n/2 2 इंटू a की जगह पे 54 प्लस n -1 इंटू d की जगह पे -3 हो जाएगा। n/2 हो जाएगा यहाँ पे 108 -3n और यहाँ पे हो जाएगा 3। यहाँ से n/2 इक्वल यहाँ पे 108 और 3 जुट के हो जाएगा 111 और ये बराबर है कितना 513 के। आगे सॉल्व करेंगे तो 2 से गुणा हो जाएगा ये n 111 3n बराबर हो जाएगा 1026। अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 11n फिर 3n स्क्वायर बराबर 1026। 3 से भाग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 3 9 3 7 21 माइनस n स्क्वायर 3 3 9 3 चौको 12 3 दूनी 6। तो यहाँ से हो जाएगा ये n स्क्वायर, मतलब माइनस का गुणा करेंगे तो n स्क्वायर माइनस 37n और हो जाएगा ये माइनस, तो इधर आके प्लस बराबर 0। अब यहाँ से n का मान निकालना है। तो अब n के लिए सूत्र लगा देंगे, n बराबर -b यानी 37 प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर यानी 37 का वर्ग -4 इंटू a की जगह पे 1 और c की जगह 342 बाई 2a यानी 2। तो n बराबर 37 हो जाएगा प्लस माइनस 37 का गुणा 37 में कर लेते हैं
7 7 49, 7 3 21, 4 25, 3 7 21, 3 3 9 2 11 हो जाएगा 9 6 3 1 1369, 4 दूनी 8, 4 चौको 16, 4 3 12 1 13, नीचे हो जाएगा 2, तो n बराबर 37 प्लस माइनस यहाँ आएगा 1 का वर्गमूल 1 बटे 2, तो यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे तो n बराबर एक बार चिन्ह प्लस लेंगे, क्योंकि माइनस भी ले सकते हैं, एक बार चिन्ह हम लोग लेंगे प्लस, यहाँ पे लगा देते हैं इसको, मतलब पॉजिटिव चिन्ह जब लेंगे तब n की वैल्यू होगी 37 धन 1 बटे 2 बराबर 38 बटे 2 यानी 19, और एक बार नेगेटिव लेंगे तब n की वैल्यू होगी 37 ऋण 1 बटे 2 बराबर 18, मतलब n का दो मान होगा, एक होगा 19 और एक होगा 18, ये हो जाएगा पदों की संख्या। और इसी में आगे पूछा था कि मतलब यहाँ पे पदों की संख्या दो प्रकार से आती है, इसका कारण क्या है। तो उसका कारण ये है कि इसमें एक टर्म जो होगा वो बीच में कहीं जीरो आएगा, ये जो टर्म घटते घटते जाएगा उसमें एक टर्म हो जाएगा जीरो, मतलब अगर आप जीरो को ना काउंट करो तो 18 पद का मिला के ये 513 होगा, और जीरो को भी काउंट कर लोगे तो कुल 19 पद लगेंगे 513 करने के लिए। तो इसमें पूछा था कि मतलब समझाइए कि इसमें पदों की संख्या दो प्रकार से क्यों आती है, वो था इसका रीजन। तो मेरे ख्याल से आपको ये वाला प्रश्न समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पे एक अगला प्रश्न है, एक ठोस शंकु के आकार का है जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर आरोपित है। यदि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ और शंकु का वक्रपृष्ठ समान हो तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई में अनुपात ज्ञात करो। यह है उसका तीसरा पार्ट। तो हम लोग मान लेते हैं कि माना शंकु की ऊंचाई बराबर h, शंकु तथा अर्धगोले की त्रिज्या बराबर है। तो इसमें दिया हुआ दोनों का वक्रपृष्ठ समान है, तो अर्धगोले का वक्रपृष्ठ होता है 2 पाई आर स्क्वायर, शंकु का होता है पाई आर एल। तो पाई से पाई कट जाएगा, एक आर से एक आर कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2r बराबर यल। लेकिन यहाँ पे पूछा है शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई में, मतलब r और h में रिलेशन निकालना है, तो वो कैसे होगा। ये हो जाएगा 2r, l बराबर होता है अंडर रूट में h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो अब इसका करेंगे वर्ग, तो हो जाएगा ये 4r स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इस साइड ला के घटा देंगे तो हो जाएगा 3r स्क्वायर बराबर h स्क्वायर। तो यहाँ पे मतलब वर्गमूल दोनों तरफ का लेंगे तो हो जाएगा √3r बराबर h। तो यहाँ से हो जाएगा r बाई h बराबर 1/√3। तो यहाँ से लिखेंगे r अनुपात h बराबर 1/√3। तो यहाँ पे लिखेंगे कि शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई में 1:3 का अनुपात है। और यही है इन दोनों प्रश्नों का सलूशन। पांचवें का चौथा पार्ट है, 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से किसी मीनार के शीर्ष और पाद का अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 60 अंश है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए बनाएंगे सबसे पहले इमेज। कैसा बनेगा, देखो अवनमन की बात हो तो वो वाला पार्ट ऊंचा रहता है, तो यहाँ पे भवन से अवनमन बन रहा है, इसका मतलब भवन ऊंचा है, मीनारा छोटा है, ये जाने रहना। सपोज करो कि यह है भवन AB और यहाँ से कुछ दूरी पर है एक मीनार CD। भवन के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का अवनमन कोण है कितना,
30 अंश और आधार का आनवन कोण है 60 अंश, ये वाला। सपोज करो कि ये वाला पॉइंट है ई। तो अब यहाँ पे क्या दिया हुआ, भवन की ऊंचाई। तो हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन में इसके, भवन की ऊंचाई कौन सी है, ए बी, वो है 60 मीटर। उसके बाद मीनार की ऊंचाई कौन सी है, ए बी, मान लो वो है एच। भवन के आधार से मीनार के आधार की दूरी, AC कहें या ED कहें, दोनों एक ही मान लेते हैं कि ये x मीटर है और ये h मीटर है। अब उसके बाद हम लोग समकोण त्रिभुज का सहारा लेते हैं, चाहे छोटे वाले का चाहे बड़े वाले का। चलो शुरुआत बड़े से करते हैं, यहाँ बड़े नहीं छोटे से। लिखेंगे समकोण त्रिभुज BED में लगाएंगे tan 30 डिग्री इक्वल BE/ED, क्योंकि हमको संबंध इसका निकालना, ये तीसरे वाले का नहीं लेना था, इसलिए tan लगाए हैं। tan 30 की वैल्यू 1/√3, BE का पता नहीं है, ऐसे रहने देते हैं। ED की वैल्यू हमने x मानी है, तो यहाँ से x बराबर इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे BE√3 मीटर, इतना हो गया। उसके बाद हम लोग बड़े वाले में लगाएंगे, लिखेंगे समकोण त्रिभुज BAC में tan 60 इक्वल लंब बटे आधार BA/AC। तो tan 60 की वैल्यू होती है √3, BA या AB को हमने यहाँ पे क्या लिखा है 60 मीटर, जो कि दिया हुआ है। उसके बाद AC की लेंथ कितनी है x, AC या ED सब की लेंथ है x। तो ये हो गया गुणा करने पर √3x बराबर 60, और x की वैल्यू यहाँ पे पड़ी हुई है, तो यहाँ से हम लोग उसकी वैल्यू रख देंगे। जैसे समीकरण 1 है तो लिखेंगे समीकरण 1 से x बराबर BE√3, वो यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा √3, यहाँ पे BE√3 बराबर 60, तो हो जाएगा BE और √3 मिला के 3 बराबर 60, 3 से भाग कर देंगे तो BE बराबर 20 मीटर। अब उसके बाद क्या निकालना है, मीनार की ऊंचाई। तो लिखेंगे मीनार की ऊंचाई कौन सी है, CD कैसे आएगा, AB में से BE घटा के, AB की लेंथ है 60, BE की लेंथ है 20, घटा देंगे तो आएगा 40 मीटर। यही है इस प्रश्न का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला, समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। मतलब कुछ और था लेकिन उद्देश्य यही था, तो मैंने सिर्फ इतना लिखा। 1 में दिया हुआ है प्राप्तांक, 1 में छात्रों की संख्या। तो आप यहाँ पे देख रहे हो ये कम वाली हिसाब किताब चल रही है यहाँ पे, और ये वर्ग अंतराल टाइप था, लेकिन यहाँ पे वर्ग अंतराल नहीं लिखा है, क्लास इंटरवल गायब है इसका, तो उसको खुद बना डालो। तो इसके लिए यहाँ पर हम लोग खुद लिखेंगे वर्ग अंतराल। पाँच से कम कहने का मतलब आप देख रहे हो 5, 10, 15, 5, 5 का गैप है, तो ये लिखा जाएगा वर्ग अंतराल 0 से 15, ये सॉरी 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20,
20 से 25, 25 से 30, 30 से 35 और 35 से 40। ये बन गया रीडिंग। यहाँ पे इतना हो गया पूरा पूरा क्लास इंटरवल। ठीक, अब यहाँ पे दिया हुआ छात्रों की संख्या, तो सिंपली ये बारंबारता ही होगी, लेकिन ये सोच आपकी गलत है। आप यहाँ पे देख रहे हो ये क्रमांतर में बढ़ता हुआ चला जा रहा है, यहाँ छोटा बड़ा बड़ा होते हुए चला जा रहा है। तो जब भी वर्ग अंतराल के बाद की जो गिनती, जिसको आप लोग बारंबारता समझ लेते हो, अगर वो आरोही या अवरोही में लिखा हो, या तो बढ़ते हुए क्रम में या तो घटते हुए क्रम में लिखा है, कन्फर्म वो बारंबारता नहीं बल्कि संचयी बारंबारता है। तो इसको पहले बारंबारता में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे देखो, तो यहाँ लिखेंगे बारंबारता, पहले वही रहेगा। देखो यहाँ 10 हुआ तो कितना जोड़ा गया होगा, 7। 10 और 25 के बीच में गैप कितने का है, 15 का। 25 और 49 के बीच में गैप कितने का है, 24 का। 49 और 65 के बीच में गैप कितने का है, 49-65 के बीच में गैप हो गया कितना, 16 का। उसके बाद 73-65 के बीच में गैप कितने का है, 8 का। 73-78 के बीच में गैप कितने का है, 5 का। और उसके बाद 78-80 के बीच में गैप है 2 का। ये बन गया बारंबारता। अब देखो ना तो ये घट रहा है ना बढ़ रहा है, मतलब रेंडम है, कभी घटता है कभी बढ़ता है। आप फिर से वो बना सकते हो इसका संचयी बारंबारता। पहले 3 लिखोगे, 3 7 10 लिखोगे, दूसरे में 10 15 25 लिखोगे, 25 14 49 लिखोगे, 49 10 59 6 65 होगा, 65 का उसके बाद 73 होगा, 73 के बाद 78 होगा, 78 के बाद 80 हो जाएगा। ये हो जाएगा यहाँ पे बनके रेडी। अब उसके बाद यहाँ पे बारी आती बारंबारता, ये इसको हम लोग एफ से लिखते हैं। एक हम लोग निकालते हैं x, वो x कैसे आता है, इसका आधा, मतलब एवरेज लिया जाता है। 5 में 0 जोड़ेंगे 5 और 5 का आधा 2.5, ये हो जाएगा। 10 15, ये 10 और 5 15, 15 का आधा कितना होगा, 15 का आधा 7.5। आप देख रहे हो 5 5 जुटेगा, यहाँ पे 5 5 का इंटरवल है तो 5 5 जुटेगा। अगला हो जाएगा 12.5, उसके बाद अगला हो जाएगा 17.5, 22.5, 27.5, 32.5 और 37.5। ये हो गया x, और x और f का गुणा करके हम लोग निकाल लेंगे xf। आप वैसे सिंपल में भी लगा सकते हो, मतलब वो पग विचलन विधि वगैरह वगैरह करके सवाल, तो आपको ये पॉइंट वगैरह नहीं लेना पड़ेगा, वैसे लगा सकते हो, वैसे ही लगा देते हैं। चलो इसमें आप किसी को मान लेना x मान लेना, x तो है ही है, a मान लेते हैं कल्पित माध्य विधि, तो बीच वाले को मान लेते हैं। जैसे 1 2 3 ऊपर मान लेते हैं, 1 2 3 4 नीचे हो जाएगा। तो किसको मान लें, ये 22.5 वाले को मान लेते हैं, ये मान लेते हैं a। तो यहाँ लिखते हैं d, जिसको हम लोग कहते हैं x माइनस a। तो यहाँ पे देखो 2.5 और 22.5 अंतर कितने का है, 20 का, माइनस में आएगा। उसके बाद 7.5 और 22.5 अंतर है 15 का। उसके बाद क्या है 12.5 और 22.5, यहाँ अंतर है ऋण 10 का, यहाँ ऋण 5 का, यहाँ 0, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 10 और यहाँ पे 15। अगले वाले लाइन में रहेगा यहाँ पे रहेगा एफ डी। एफ का गुणा डी में करेंगे तो 3 का गुणा 20 में 60। अब इसमें दशमलव वाला झंझट खत्म हो गया। 7 का गुणा 15 में करेंगे 105। 15 का गुणा 10 में करेंगे 150। 24 का गुणा 5 में करते हैं 120 माइनस में, फिर 16 का गुणा 0 में 16 हो जाए, ये 0 हो जाएगा। 8 का गुणा 5 में 40, उसके बाद 5 का गुणा 10 में 50 और 2 का गुणा 15 में 30। ये इतना हो गया। तो हमको चाहिए सिग्मा
एफ। तो इनको आप जोड़ोगे तो वही आएगा जो यहाँ पे जुटा हुआ था, वो आएगा 80। उसके बाद हमको चाहिए सिग्मा एफ डी, तो जोड़ लेते हैं। पहले प्लस वालों को जोड़ लेते हैं। 50 30 80 40 120, प्लस वाला हो गया 120। तो इस 120 से ये वाला 120 हो जाएगा कैंसिल। तो कितना बचेगा? सिंपल 150 105 और 60। 5 हो गया, 6 5 11 हो गया, 1 1 2 1 3, 315 हो गया, माइनस में आया ये इतना। अब उसके बाद निकालना है समांतर माध्य। यहाँ लगा देते हैं यहाँ से। समांतर माध्य बराबर होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी बाई सिग्मा एफ, ये वाला चीज़। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी हमने मानी थी? 22.5 प्लस सिग्मा एफ की वैल्यू आई 80, सिग्मा एफ डी की वैल्यू माइनस 315। तो ये तो हो जाएगा माइनस में। 80 का इसमें गुणा करेंगे तो इस दशमलव को हटा दिया जाएगा इस जीरो से। 8 पंचे 40, 8 दूनी 16, 4 20, 8 दूनी 16 2 18, 1800 हो गया, माइनस 315 बटे 80 बराबर, घटाएंगे 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ 9 बचेगा, 9 में से 1 जाएगा 8, यहाँ बचेगा 7 में से 3 जाएगा 4। उसके बाद नीचे हो जाएगा 80। और इसको हल करने के बाद जो भी दशमलव वगैरह में आएगा वही इसका आंसर रहेगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये प्रश्न कैसे लगाना है समझ में आ गया होगा। एक में दिया हुआ था प्राप्तांक, एक में दिया था छात्रों की संख्या, लेकिन ये क्लास इंटरवल यानी वर्ग अंतराल टाइप नहीं था, तो इसको पहले उसमें कन्वर्ट करना पड़ा। उसके बाद यहाँ छात्रों की संख्या है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये अंक बढ़ता हुआ जा रहा है, इसका मतलब ये पक्का संचयी बारंबारता ही है। अक्सर बच्चों ने इसको बारंबारता मान के सवाल लगा दिया था। तो पहले इसको बारंबारता में कन्वर्ट करेंगे, कुछ ऐसा आएगा। उसके बाद इस वर्ग अंतराल से यक्स निकालेंगे, तो ये एवरेज लिया जाता है। 5 में 0 जोड़ के 5 और उसका आधा 2.5। तो इस प्रकार से दोनों जोड़ के आधा करेंगे, जोड़ के आधा करेंगे, जोड़ के आधा करेंगे, तो यहाँ अंतिम वाला हो जाएगा 37.5। उसके बाद इसको हम लोगों ने कल्पित माध्य विधि से लगा दिया, इसको मान लिए ए। तो यहाँ पे एक हो गया डी बराबर एक्स माइनस ए, मतलब x में से ए को घटाना, तो इसमें से इसको घटाना। ये x है और ये a है, तो 2.5 में से 22.5 घटाओ, 7.5 में से 22.5 घटाओ, 12.5 में से घटाओ, इस प्रकार से ऐसा हो गया। उसके बाद आप सिंपल करोगे एफ डी, तो एफ का गुणा डी में करेंगे तो सिग्मा एफ डी की वैल्यू इतनी हो जाएगी। उसके बाद सूत्र लगा देंगे समांतर माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बाई सिग्मा एफ, और यही हो जाएगा आपके प्रश्न का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड पार्ट, सिद्ध कीजिए 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा इक्वल सेक थीटा माइनस टेन थीटा होल स्क्वायर। तो देखिए इसका सोल्यूशन, वन माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा। तो क्या करेंगे, 1 माइनस साइन थीटा से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो जब गुणा करेंगे तो ये ऊपर वाला हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, और यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा। आप यहाँ लिख सकते हो अंश तथा हर में 1 माइनस साइन थीटा से गुणा करने पर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और ये हो गया a प्लस बी ए माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा ये कास स्क्वायर थीटा। इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा बाई कास थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों पर स्क्वायर है। एक बार लिखेंगे 1 बाई कास थीटा, एक बार लिखेंगे साइन थीटा बाई कास थीटा इसका होल स्क्वायर। 1 बाई कास थीटा माने सेक थीटा, और साइन थीटा बाई कास थीटा माने टेन थीटा का होल स्क्वायर, और यही है इसका राइट हैंड साइड जो कि प्रूफ करना था। तो मेरे ख्याल से आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखो, सॉल्यूशन
6 का थर्ड पार्ट। इसमें है ओ केंद्र वाला वृत्त है, कोई एक वृत्त है, इसका सेंटर है ओ, और यहाँ इस दिया हुआ इसके बाहर कोई एक बिंदु टी है जहाँ से स्पर्शियाँ खींची गई हैं इसके बाहर, टी पी और टी क्यू। तो सिद्ध करना है कि कोण पी टी क्यू, मतलब ये वाला एंगल, बराबर 2 कोण ओ पी क्यू, ओ से पी, पी से क्यू। मतलब सिद्ध करना है कि ये वाला एंगल इस एंगल का डबल है। कैसे प्रूव करेंगे? उसके लिए क्या करना होगा, इससे इसको मिलाना होगा ऐसे। तो सबसे पहले लिखेंगे कि दिया है, उसको लिख लेंगे, उतना आप समझदार हो। सिद्ध करना है जो कि उसको भी, अगला हेडिंग उपपत्ति जो कि प्रूफ करना है, इसको हम कर देते हैं। तो आप जानते हो यहाँ पे कि जब भी बाहर के बिंदु से स्पर्शी खींची जाती है तो स्पर्शी और त्रिज्या 90 डिग्री का एंगल बना लेती हैं। तो ये इन दोनों कोणों का योगफल होता है 180 डिग्री। तो लिखेंगे कोण पी टी क्यू प्लस कोण पी ओ क्यू बराबर 180 डिग्री। ये मान लो हो गया इक्वेशन। इस त्रिभुज में आओ, इस त्रिभुज में आप देख रहे हो कि ओ पी बराबर ओ क्यू, तो लिख देते हैं पहले त्रिभुज का नाम, त्रिभुज ओ पी क्यू में ओ पी बराबर ओ क्यू। तो जब दो भुजा बराबर तो दो कोण बराबर लिखेंगे, इसलिए कोण ओ पी क्यू बराबर कोण ओ क्यू पी। अब यहाँ इस पूरे त्रिभुज में एंगल लिखते हैं, लिखेंगे कोण ओ पी क्यू प्लस कोण ओ क्यू पी प्लस कोण पी ओ क्यू बराबर 180 डिग्री। आपने लिखा ओ पी क्यू और ओ क्यू पी बराबर है, तो इसको रिप्लेस करो इससे, तो हो जाएगा ये ओ क्यू पी, ओ पी क्यू यहाँ भी, यहाँ पे पी ओ क्यू बराबर 180 डिग्री। ये दोनों जुट जाएगा तो हो जाएगा 2 कोण ओ पी क्यू प्लस पी ओ क्यू बराबर 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2। आप जानते हो अगर दो इक्वेशन का राइट हैंड इक्वल तो लेफ्ट हैंड बराबर होता है। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से कोण पी टी क्यू प्लस कोण पी ओ क्यू बराबर 2 कोण ओ पी क्यू प्लस कोण पी ओ क्यू। तो ये पी ओ क्यू कट जाएगा तो हो जाएगा कोण पी टी क्यू इक्वल टू कोण ओ पी क्यू। और यही चीज़ प्रूफ करनी थी। लगाइए इसको। क्वेश्चन नंबर 6 का 4th पार्ट। एक धातु का गोला जिसकी त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है को पिघलाकर छोटे छोटे शंकुओं में ढाला जाता है, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। ज्ञात कीजिए कुल कितने शंकु प्राप्त हुए। तो हम लोग लिखेंगे कि माना कुल n शंकु प्राप्त हुए। लिखेंगे इसलिए कुल n छोटे शंकुओं का आयतन बराबर लिखेंगे गोले का आयतन, क्योंकि गोले को पिघला करके शंकु बनाया गया है। तो यहाँ पे n लिखेंगे, एक शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गया शंकु का आयतन, बराबर लिखेंगे पाई, यहाँ पे गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर। मान लो गोले का त्रिज्या आर है और ये शंकु का, तो यहाँ से कौन कौन कट जाएगा, 3 कट जाएगा और पाई कट जाएगा। तो हो जाएगा यहाँ पे n आर स्क्वायर एच इक्वल 4 आर क्यूब। तो यहाँ से n बराबर हो जाएगा 4 आर क्यूब बाई आर स्क्वायर एच। n इक्वल 4 आर क्यूब मतलब 10.5 का क्यूब, आर स्क्वायर मतलब 3.5 का स्क्वायर इंटू एच, एच की वैल्यू है 3।
वो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे 4 10.5 इंटू 10.5 इंटू 10.5, चूँकि घन था 3 बार गुणा, यहाँ पे 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3, तो ये 3 बार में कटेगा 1 से, तो यहाँ हो जाएगा 3, ये कटेगा 3 बार में, और उसके बाद ये 3 से कट जाएगा तो आएगा 3.5, 4 से 3.5 में गुणा करेंगे तो आएगा 13, 14 बल्कि आएगा, और यहाँ 3 3 9, ये इतना, तो कुल 126 शंकु प्राप्त होंगे। यही है इस प्रश्न का सलूशन। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट, बहुपद x टू दी पावर 4 माइनस 3√2x³ प्लस 3x² प्लस 3√2x माइनस 4 के सभी शून्यक प्राप्त कीजिए, जबकि इसके दो शून्यक √2, 2√2 हैं। ये वाला दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, आप मान लो दो शून्यक, या आप मान लेते हैं कि ऐसा कि अल्फ़ा बराबर है √2 और बीटा बराबर है 2√2, या आप मान लो कि बहुपद के 4 शून्यक होंगे, चूँकि घात 4 है, अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा, मान लो 2 का मान मालूम है और आपको गामा की वैल्यू और डेल्टा की वैल्यू निकालनी, तो इसमें शून्यकों का योग लगा दो और शून्यकों का गुणनफल हल हो जाएगा। लिखेंगे शून्यकों का योग अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा बराबर होता है -b/a/b/c/d/e, तो यहाँ b की वैल्यू है -3√2, उसके आगे पहले से माइनस लगाना है, तो हो जाएगा माइनस यहाँ पे 3√2, ऐसे लगेगा। अल्फ़ा की वैल्यू है √2, बीटा की वैल्यू 2√2, गामा प्लस डेल्टा इक्वल हो जाएगा 3√2, तो ये जुट जाएगा, हो जाएगा यहाँ पे 3√2 प्लस गामा प्लस डेल्टा इक्वल 3√2, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, गामा प्लस डेल्टा इक्वल 0, इक्वेशन नंबर 1। अब एक बार शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा, वो अंतिम पद होता है जिसको हम लोग अचर कहते हैं, वो लिखा जाएगा -4, तो यहाँ आगे कुछ है नहीं तो उससे डिवाइड कर देते हैं। अगर आपको ज़रा भी कन्फ्यूजन होगा तो ये सारा सवाल कैसे लगाते हैं, तो आप बहुपद वाली सीरीज मेरी देखिए प्लेलिस्ट में जा कर के, वो हम आपको बताए हैं कि कब अल्फ़ा प्लस बीटा यूज करना, कब इनका गुणनफल, कब 2 लोगों को, कब 3 लोगों को, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आप अल्फ़ा की वैल्यू रखो, अल्फ़ा √2, बीटा 2√2, गामा डेल्टा बराबर -4, 2 हो जाएगा √2 का गुणा √2 में 2, गामा डेल्टा इक्वल -4, 2 2 4 से 4 कट जाएगा, तो हो जाएगा गामा डेल्टा इक्वल -1, इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे हो गया a प्लस बी, यहाँ पे ए बी, तो निकाल लेंगे a माइनस बी यानी गामा माइनस डेल्टा। सूत्र होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab यानी 4 गामा डेल्टा, तो इसकी वैल्यू 0, तो हो जाएगा 0 का स्क्वायर -4, इसकी वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इसका वर्गमूल हो जाएगा +-2, हो गया गामा माइनस डेल्टा का मान। तो यहाँ एक बार गामा माइनस डेल्टा की वैल्यू +2 लेंगे, इसको इक्वेशन 2 कहेंगे, और एक बार गामा माइनस डेल्टा की वैल्यू -2 लिखेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 3। तो आप एक बार 1 2 को सॉल्व करोगे, एक बार 1 3 को, तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, एक है गामा प्लस डेल्टा बराबर 0 फर्स्ट, और एक है गामा माइनस डेल्टा बराबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। आप इसको जोड़ दोगे तो डेल्टा डेल्टा कट जाएगा, 2 गामा बराबर 2, तो गामा बराबर 1, आप इसमें 1 रखोगे तो डेल्टा का मान आएगा -1। एक ये हो गया। आप एक बार 1 3 को सॉल्व कर लो, लिखोगे समीकरण 1 तथा 3 से,
तो पहले को लिखेंगे गामा प्लस डेल्टा इक्वल 0 फर्स्ट, तीसरे को लिखेंगे गामा माइनस डेल्टा बराबर -2 से ये थर्ड। इसमें कट जाएगा तो हो जाएगा यहाँ पे 2 गामा बराबर -1, तो गामा बराबर ये -2 यहाँ रहेगा तो -1 आएगा। इसमें रखेंगे तो डेल्टा का मान आएगा 1, मतलब हर हाल में इसका एक शून्य +1 एक शून्य -1 होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि बहुपद के अन्य दो शून्य 1, -1 है, और यही है इस प्रश्न का सलूशन। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड, एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। 13 घंटे में वो 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए और नाव की स्थिर पानी में चाल ज्ञात कीजिए। तो हम लोग मान लेते हैं कि माना धारा की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, स्थिर पानी में नाव की चाल ये y किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो गया। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर चलती है और अनुकूल चलती है 44 किलोमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग प्रथम शर्त। टाइम कैसे निकलता है, दूरी बटे चाल। तो 30 किलोमीटर चलता है प्रतिकूल स्पीड क्या होगी, यह है नाव की चाल और यह है धारा की चाल। तो नाव में से धारा की चाल घट जाएगी और 44 अनुकूल चलता है तो दूरी बटे चाल। तो यहाँ अनुकूल वाले में हो जाएगा y + x बराबर हो गया 10 घंटा। अब यहाँ से देखो ये आपका रैखिक समीकरण जैसा अभी सेटअप अच्छा नहीं लग रहा, तो इसको हम लोग रैखिक समीकरण में कन्वर्ट करेंगे, रिड्यूस करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग मान लेंगे इसको कि जैसे माना 1/y - x ये मान लेते हैं कि a है और 1/y + x ये है b। तो ये क्या हो जाएगा, पहला वाला ये हो जाएगा 30a 44b बराबर 10, इक्वेशन नंबर 1। या देखो ये 2 से कट जाएगा, काट देते हैं, हो जाएगा ये 15a 22b बराबर 5, ये इक्वेशन फर्स्ट। लिखेंगे द्वितीय शर्त, द्वितीय शर्त क्या होगा, यहाँ पे 13 घंटे में 40 किलोमीटर प्रतिकूल, तो प्रतिकूल स्पीड है y - x। 55 किलोमीटर दिशा में, उधर स्पीड है y + x बराबर लगता है 13 घंटा। तो यहाँ भी 1/y - x है, इसको a मान लो, 40a 55b बराबर 13 हो जाएगा। अब ये किसी से नहीं कटेगा, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब सिंपल इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। कैसे, देखो इसमें 5 का गुणा करेंगे तो 110 हो जाएगा, इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 110। तो ऐसा लिखेंगे, समीकरण 1 में 5 से और समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर। तो इसमें 5 से गुणा करेंगे तो 15 × 5 = 75a 22 × 5 = 110b बराबर 5 × 5 = 25। ये आपका फर्स्ट दिखने लगेगा कुछ ऐसा। इसमें 2 से करेंगे तो हो जाएगा 80a 110b और यहाँ हो जाएगा 26। इन दोनों को घटा देंगे तो कट जाएगा ये 80 में से 75 घटाएंगे तो आएगा माइनस में 5a, 26 में से 25 जाएगा ऋण 1, तो a बराबर हो जाएगा 1/5। अब a का मान कहीं रख देंगे तो किसका मान निकल जाएगा, b का। जैसे मान लो पहले में रख देते हैं तो यहीं लिख देते हैं, समीकरण 1 में a बराबर 1/5। तो हो जाएगा ये 15 a की जगह पे 1/5 धन 22b बराबर 5। 5 से 15 कटेगा, आएगा 3, उस साइड जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो हो जाएगा 22b बराबर 2,
तो b बराबर 2/22 यानी 1/11 ये निकल गया। अब यहाँ से मिल गया a बराबर 1/5, b बराबर 1/11। तो a क्या था, a था 1/y माइनस एक्स, तो ये हो गया 1/y माइनस एक्स बराबर 1/5। उल्टा लिखेंगे तो y ऋण x बराबर 5, और इसको अगर सॉल्व करें b था 1/y प्लस एक्स, तो हो गया 1/y प्लस एक्स बराबर 1/11। इसको उल्टा लिखेंगे तो y प्लस एक्स बराबर 11। ये नंबर 3 इक्वेशन कह देते हैं, इसको नंबर 4। इसको जोड़ देते हैं तीसरे और चौथे को, तो x से x कट जाएगा, हो जाएगा 2y, 11 5 16, तो y बराबर हो जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। y का मान मान लो यहाँ रख दें, मतलब नंबर 4 से अगर स्टार्ट करें तो y का मान वहाँ 8 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी, 3। 8 उस साइड जाके घट जाएगा तो आ जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब धारा की रफ्तार है 3 किलोमीटर और नाव की रफ्तार है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। आप रख के कहीं भी चेक कर सकते हो। जैसे मान लो आपको यहाँ चेक करना है, 8 में से 3 जाएगा 5, 5 8 40, यहाँ 8 आएगा, और यहाँ 8 3 11 हो जाएगा, 11 5 55, यहाँ 5 आएगा, और 5 8 13। इसमें रख के चेक कर लो, 8 में से 3 जाएगा यहाँ पे 5, 5 36, यहाँ 6 आएगा, और 8 3 11 चौक 44, 6 4 10। और ये इक्वेशन बिल्कुल करेक्ट है, और यही है इस प्रश्न का सॉल्यूशन।